एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है जो शायद स्टीफन हॉकिंग से जुड़ी है। ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञानता नहीं बल्कि ज्ञान का भ्रम है। और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमने वाली है। नमस्ते और स्वागत है। आज हम द हिंदू में छपे एक बहुत ही दिलचस्प लेख की गहराई में उतर रहे हैं। विषय विज्ञान के अत्याधुनिक मोर्चे से है, लेकिन इसका जो सबक है वो हम सभी के लिए है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रशासन और नीति निर्माण की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं। हम बात करेंगे टोपोलॉजिकल मटेरियल्स और एक ऐसी चीज के बारे में जिसे वैज्ञानिक कह रहे हैं स्मोकिंग गन प्रॉब्लम। अभी शब्द सुनने में काफी भारी भरकम लगते हैं ना, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसे आसान बनाते हैं। सोचिए आप एक जासूस हैं और आपको अपराध स्थल पर एक बंदूक मिलती है जिससे अभी अभी धुआं निकल रहा है, एक स्मोकिंग गन। आप मान लेंगे कि केस सुलझ गया, लेकिन क्या हो अगर वो धुआं किसी और ही वजह से निकल रहा हो। आज का हमारा मकसद यही समझना है कि विज्ञान के इतने आगे बढ़ जाने के बाद भी कैसे वैज्ञानिक कभी-कभी ऐसे संकेतों को एक बहुत बड़ी खोज मान लेते हैं जो असल में कुछ भी नहीं होते। बिल्कुल सही। और ये चर्चा सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग या सुपरकंडक्टर्स जैसे जटिल विषयों तक सीमित नहीं है। ये असल में वैज्ञानिक प्रक्रिया की आत्मा के बारे में है। ये शोध में ईमानदारी, नतीजों को दोहरा पाने की चुनौती यानी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, और उस चीज के बारे में है जिसे हम कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। यानी हम वही देखना चाहते हैं जिस पर हम यकीन करते हैं। एग्जैक्टली। हम साइंस जर्नल में छपी एक समीक्षा के आधार पर बात करेंगे जिसने इस स्मोकिंग गन समस्या को बहुत साफ तौर पर उजागर किया है। ये दिखाएगा कि जब अरबों डॉलर और सालों की एकेडमिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, तब भी मिले हुए नतीजों पर शक करना और सवाल उठाना कितना जरूरी है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टोपोलॉजिकल मटेरियल्स हैं क्या भला, और वैज्ञानिक इनके पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? ये बेहतरीन सवाल है। देखिए, संक्षेप में कहें तो ये कुछ ऐसे खास पदार्थ हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो व्यवहार है वो बहुत ही अनोखा होता है। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक साधारण रबर बैंड की कल्पना कीजिए। आप उसे खींच सकते हैं, मोड़ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा जोर लगाया तो वो टूट जाएगा। अब एक मोबियस स्ट्रिप की कल्पना कीजिए। कागज की एक ऐसी पट्टी जिसके सिरों को आधा घुमाकर जोड़ा गया हो। उसकी खासियत यह है कि उसका सिर्फ एक ही तल और एक ही किनारा होता है। हाँ, मैंने देखा वो। आप एक तरफ से चलना शुरू करें तो पूरी पट्टी पे घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं। बिल्कुल। ये जो गुण है ये टोपोलॉजिकली प्रोटेक्टेड है। आप पट्टी को कितना भी मोड़ें या खींचे, ये गुण नहीं बदलता। अच्छा, तो इन मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह भी उस मोबियस स्ट्रिप की तरह बाहरी गड़बड़ियों से सुरक्षित रहता है? बिल्कुल। इन पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे रास्तों पर चलते हैं जो बाहरी तापमान, अशुद्धियों या छोटी मोटी गड़बड़ियों से प्रभावित नहीं होते। और यही गुण उन्हें क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए होली ग्रेल यानी अमृत जैसा बना देता है। समझ गया, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर बहुत नाजुक होते हैं। जी, और इन मटेरियल से बने तार या सर्किट उन्हें अविश्वसनीय रूप से स्थिर और शक्तिशाली बना सकते हैं। तो जब दांव इतना बड़ा हो तो वैज्ञानिक इन्हें खोजने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन लेख कहता है कि यहीं से समस्या शुरू होती है। इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, गंदा माहौल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप परमाणुओं के स्तर पर काम कर रहे होते हैं तो वहां बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। ये एक शांत कमरे जैसा नहीं बल्कि एक शोर शराबे वाले बाजार जैसा है। अच्छा। इतने सारे सिग्नल्स, इतनी सारी गतिविधियां होती हैं कि उनमें से अपनी काम की चीज ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। और यहीं पर स्मोकिंग गन प्रॉब्लम आती है। वैज्ञानिकों के मन में एक थ्योरी होती है कि उनकी खोज का सिग्नल कैसा दिखना चाहिए। फिर वे उस शोर शराबे वाले डेटा में ठीक वैसा ही पैटर्न ढूंढने लगते हैं। और कई बार उन्हें वो पैटर्न मिल भी जाता है। हाँ? लेकिन वो पैटर्न असली खोज का सबूत नहीं होता बल्कि महज एक संयोग होता है। ठीक यही बात है। ये एक क्लासिक कन्फर्मेशन बायस का मामला है। उन्हें उम्मीद के मुताबिक पैटर्न मिलता है, लेकिन उसकी वजह वो अनोखी भौतिकी नहीं होती जिसे वे खोज रहे हैं, बल्कि कोई बहुत ही साधारण सांसारिक कारण होता है। और ये समस्या सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है।
हाल ही में रंगा डायस नाम के एक भौतिक विज्ञानी का मामला बहुत चर्चित हुआ। उन पर कमरे के तापमान पर काम करने वाले सुपरकंडक्टर बनाने का दावा करने के लिए डेटा में हेरफेर करने और उसे गढ़ने के गंभीर आरोप लगे। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। उनके कई हाई प्रोफाइल रिसर्च पेपर वापस ले लिए गए थे। जी, और ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब विज्ञान का जो मूल सिद्धांत है रिप्रोड्यूसिबिलिटी का, कि अगर मैंने कोई प्रयोग किया है तो दुनिया में कोई भी उन्हीं परिस्थितियों में उसे दोहराकर वही नतीजा पा सके। हाँ, उस पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। इसी संदर्भ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर विजय शनॉय की एक टिप्पणी मुझे बहुत सटीक लगी। उन्होंने कहा कि शोधकर्ता जिन सर्वोत्तम प्रथाओं की बात कर रहे हैं वो तो असल में कॉमन सेंस यानी सामान्य ज्ञान की बातें हैं। बिल्कुल। उनके मुताबिक इस सारी उथल-पुथल की असली जड़ है सबसे पहले खोज का दावा करने की होड़, और इस होड़ को हवा देते हैं फैंसी जर्नल्स जो हमेशा सनसनीखेज चौंकाने वाले नतीजों की तलाश में रहते हैं। ये एक रेस बन गई है। हाँ, एक रेस जहां हर कोई यूरेका चिल्लाने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता है, भले ही बाद में पता चले कि वो यूरेका नहीं बल्कि एक उप्स मोमेंट था। तो इस समस्या को उजागर करने के लिए समीक्षा करने वाले लेखकों ने खुद कुछ प्रयोग किए। उन्होंने जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा की जहां शुरुआती सिग्नल किसी बड़ी खोज की तरह लग रहे थे, लेकिन असलियत कुछ और थी। ये तो काफी दिलचस्प है। चलिए पहले केस को देखते हैं। पहला प्रयोग एक सुपरकंडक्टर पर था। अब हम जानते हैं कि सुपरकंडक्टर्स वो पदार्थ होते हैं जिनमें बिजली बिना किसी रुकावट के बहती है। जी। लेकिन अगर आप उन पर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उनकी ये सुपर कंडक्टिविटी खत्म होने लगती है, वे कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, ये तो सामान्य भौतिकी है, लेकिन उनके प्रयोग में कुछ उल्टा हुआ है ना? जी हाँ, उन्होंने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पर सुपर करंट कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो गया। अरे! ये तो भौतिकी के नियमों के खिलाफ जाने जैसा था। ये एक बहुत ही दुर्लभ और अनोखी किस्म की सुपरकंडक्टिविटी का संकेत हो सकता था, जिसे ट्रिपलेट पेयरिंग कहते हैं। अगर ये सच होता तो ये टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी होती। ये तो 2023 के LK-99 वाले मामले जैसा लगता है, जब दक्षिण कोरिया की एक टीम ने दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसा पदार्थ बना लिया है जो सामान्य दबाव और तापमान पर सुपरकंडक्टर है। पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। बिल्कुल वैसा ही, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ये अजीब व्यवहार हर परिस्थिति में हो रहा था? जब लेखकों ने गहराई से जांच की तो पता चला कि ये घटना सिर्फ एक बहुत ही छोटी और खास वोल्टेज रेंज में हो रही थी। ज्यादातर समय चुंबकीय क्षेत्र सुपर करंट को सामान्य रूप से कमजोरी कर रहा था। तो असली वजह क्या थी? असली वजह कोई अनोखी भौतिकी नहीं थी, बल्कि उनके सुपरकंडक्टर और डिटेक्टर को जोड़ने वाले तारों में कुछ बहुत ही मामूली सी गड़बड़ियां थीं। अरे, मतलब एक छोटी सी तकनीकी खामी एक क्रांतिकारी खोज का भ्रम पैदा कर रही थी। तो इस तरह की गलती से भविष्य में कैसे बचा जा सकता है? यहीं पर समीक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आता है। अपना पूरा डेटा साझा करें, सिर्फ रोमांचक हिस्सा नहीं। अच्छा। अगर आपने 10 अलग-अलग डिवाइस पर 6 महीने तक डेटा इकट्ठा किया है तो आपको सारा डेटा दिखाना चाहिए, न कि सिर्फ उस एक डिवाइस का वो एक छोटा सा हिस्सा जो आपकी थ्योरी से मेल खाता है। पारदर्शिता ही यहाँ कुंजी है। सही बात है। अगर LK-99 या स्क्र्यूग में सारा कच्चा डेटा शुरू में ही उपलब्ध होता तो वैज्ञानिक समुदाय बहुत जल्दी समझ जाता कि जो दिख रहा है वो असल में अशुद्धियों का नतीजा है। बिल्कुल, किसी नई भौतिकी का नहीं। ये तो बहुत तार्किक बात है। तो पहले केस में हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी तकनीकी गड़बड़ी एक बड़ी खोज का भ्रम पैदा कर सकती है। लेकिन दूसरा मामला, वो तो इससे भी ज्यादा पेचीदा है। ये मेजोराना पार्टिकल्स वाला मामला है ना? जी, टीम मेजराना पार्टिकल्स की तलाश कर रही थी। ये ऐसे रहस्यमय क्वांटम कण हैं जो अपने ही एंटी पार्टिकल होते हैं। इन्हें खोजना क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। उन्हें उम्मीद थी कि जब वे सही परिस्थितियां बनाएंगे तो उनके ग्राफ पर एक नुकीली चोटी, एक पीक दिखेगी जो इस कण के होने का संकेत होगी। लेकिन उन्हें चोटी से भी बेहतर कुछ मिला। एक पठार, एक प्लेटू, यानी सिग्नल एक खास वोल्टेज रेंज में एकदम स्थिर हो गया। हाँ, मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये ज्यादा रोमांचक क्यों होगा। एक क्षणिक पीक तो किसी भी गड़बड़ी से आ सकती है, लेकिन एक स्थिर पठार वो तो किसी स्थायी भौतिक घटना का ही संकेत देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक स्मोकिंग गन सिग्नल लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने एक चालाकी की।
उन्होंने उसी डिवाइस पर अलग-अलग समय पर या थोड़ी अलग सेटिंग्स के साथ माप लेना शुरू किया। और उन्होंने पाया कि पठार तो अब भी बन रहे थे, लेकिन उनकी ऊंचाई बदल रही थी, कभी उम्मीद से ज्यादा, कभी कम। ओहो। इससे पता चला कि वे अपने डिवाइस के नॉब्स को थोड़ा बहुत घुमाकर, यानी उसे फाइन ट्यून करके अपनी इच्छानुसार कोई भी पठार बना सकते थे। अरे, मतलब वैज्ञानिक अनजाने में खुद ही एक भ्रम पैदा कर रहे थे और फिर उसे एक बड़ी खोज समझ रहे थे। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। तो इसका असली कारण क्या था? इसका कारण मेजोराना पार्टिकल्स नहीं, बल्कि डिवाइस में अनजाने में बने हुए क्वांटम डॉट्स थे। क्वांटम डॉट्स? आप इन्हें नैनो स्केल पर बनी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉन जेल की तरह समझ सकते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन आकर फंस जाते हैं। जब आप डिवाइस पर वोल्टेज बदलते हैं तो आप अनजाने में इन जेलों में इलेक्ट्रॉन को अंदर बाहर कर रहे होते हैं। अच्छा। हर बार ऐसा होने पर ये मुख्य सिग्नल में एक स्थिरता या उछाल पैदा करता है, जो एक असली पठार जैसा दिखता है। तो इस तरह की अनजाने में हुई ट्यूनिंग से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ समीक्षा का दूसरा सुझाव काम आता है। फाइन ट्यूनिंग के बारे में पूरी तरह पारदर्शी रहें। अगर किसी असर को देखने के लिए आपको 5 अलग-अलग नॉब्स को बहुत ही सटीक मानों पर सेट करना पड़ता है, तो इस बात की अच्छी खासी संभावना है कि यह कोई मूलभूत भौतिक घटना नहीं, बल्कि आपके डिवाइस की कोई खासियत है। इसे छुपाने के बजाय अपने रिसर्च पेपर में इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। जी, कि यह नतीजा कितनी नाजुक सेटिंग्स पर निर्भर है। ये तो वैज्ञानिक ईमानदारी का सवाल है। चलिए तीसरे प्रयोग पर आते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। 1/3 चार्ज वाले कण। मैंने तो स्कूल में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा होता है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रयोग में टीम एक क्वांटम डॉट, यानी वही इलेक्ट्रॉन जेल, में एक एक करके इलेक्ट्रॉन डाल रही थी। उन्हें हर बार एक इलेक्ट्रॉन डालने पर सिग्नल में एक निश्चित उछाल दिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देखा कि सिग्नल में जो उछाल आ रहा था वो कभी-कभी पूरे उछाल का 1/3 हिस्सा ही था। जिसका मतलब ये लग सकता था कि वे एक पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि 1/3 चार्ज वाला कोई कण, जिसे एनियॉन कहते हैं, डाल रहे थे। ये तो नोबेल पुरस्कार वाली खोज होती। निश्चित रूप से, खासकर इसलिए क्योंकि ये बिना किसी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के देखा जा रहा था, जबकि भौतिकी के अनुसार ऐसे भिन्नात्मक चार्ज, फ्रैक्शनल चार्जेस, केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही देखे गए हैं। तो यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ भी असली व्याख्या बहुत सरल और थोड़ी निराशाजनक निकली। पास में ही कुछ और अवांछित इलेक्ट्रॉन जेल या जाल मौजूद थे। कभी-कभी जब एक इलेक्ट्रॉन मुख्य डॉट में जाने के बजाय उस बगल वाले जाल में कूद जाता, तो वो मुख्य डॉट के विद्युत वातावरण को ठीक उतनी ही मात्रा में बदल देता, जिससे ऐसा लगता कि 1/3 चार्ज जोड़ा गया है। तो जो दिख रहा था वो एक आर्टिफैक्ट था, एक असली खोज नहीं। तो इस तरह की सूक्ष्म भ्रांतियों से कैसे बचा जाए, जो किसी गड़बड़ी या ट्यूनिंग से नहीं, बल्कि सिस्टम की अपनी जटिलता से पैदा हो रही हैं? इसके लिए समीक्षा 2 जुड़े हुए सुझाव देती है। तीसरा सुझाव है, सिर्फ अपनी थ्योरी की पुष्टि न करें, उसका खंडन करने की भी कोशिश करें। मतलब एक्टिवली ये साबित करने की कोशिश करें कि आप गलत हैं। हाँ, वैज्ञानिकों को सक्रिय रूप से ऐसी परिस्थितियां खोजनी चाहिए जिनमें उनका कथित प्रभाव गायब हो जाना चाहिए या बदल जाना चाहिए, और फिर ये जांचना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा होता है। और चौथा सुझाव? चौथा सुझाव है, वैकल्पिक स्पष्टीकरणों पर खुलकर चर्चा करें। अपने पेपर में ये स्वीकार करना कि शायद इस असाधारण परिणाम की कोई साधारण व्याख्या भी हो सकती है, वैज्ञानिक ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यह है कि विज्ञान का अत्याधुनिक मोर्चा वाकई बहुत जटिल और गंदा है। ये स्मोकिंग गन असल में धुएं के बादल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य वैज्ञानों पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि जब आप उस स्तर पर काम कर रहे हैं जहां प्रकृति के नियम धुंधले होने लगते हैं, तो संदेह, कठोरता और पारदर्शिता ये आपके सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। और ये सबक सिर्फ भौतिकी के लिए नहीं है। सोचिए, एक प्रशासक के तौर पर आपके सामने किसी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित एक बड़ी सामाजिक परियोजना का प्रस्ताव आता है। वह प्रस्ताव शुरुआती बेहद रोमांचक डेटा पर आधारित है। ये समझना कि शुरुआती डेटा कितना भ्रामक हो सकता है, आपको सही सवाल पूछने की शक्ति देता है। बिल्कुल। आप पूछ सकते हैं, क्या इन नतीजों को किसी स्वतंत्र एजेंसी ने दोहराया है?
क्या इस डेटा की कोई और भी संभावित व्याख्या हो सकती है? इस नतीजे को पाने के लिए किन किन मापदंडों को बहुत सटीक रूप से सेट किया गया? ये सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा नहीं है, ये सुशासन और जनता के पैसे की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब वैज्ञानिक स्वभाव या साइंटिफिक टेम्पर सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि ये निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक व्यवहारिक उपकरण है। बिल्कुल। यह हमें सिखाता है कि विज्ञान सीधे सच्चे यूरेका क्षणों का एक सीधा रास्ता नहीं है। यह संदेह, जांच, बहस और सुधार के एक लगातार चलने वाली, खुद को ठीक करने वाली प्रक्रिया है। यह एक सतत संवाद है, कोई अंतिम फैसला नहीं। इस तरह की और महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आज की बातचीत पर आपके कोई सवाल हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हम आपको एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिएगा ज़रूर, अगर वैज्ञानिक समुदाय, जर्नल और फंडिंग एजेंसियां खुद ही सनसनीखेज दावों को पुरस्कृत करना बंद कर दें और धीमी, व्यवस्थित और पूरी तरह से पारदर्शी रिसर्च को अधिक महत्व देना शुरू कर दें, तो क्या इससे विज्ञान की प्रगति की रफ्तार धीमी हो जाएगी या असल में उसकी नींव और ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनेगी?